हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। राठौर मैंशन में अमानत अपने रूम में थी। वो अभी थोड़ी देर पहले ही गार्डन में एक्सरसाइज करने के बाद अपने रूम में वापस लौटी थी। अब वो अपने कपड़े लेकर शावर के लिए जा रही थी, जबकि रेयान अभी भी गार्डन में ही था। वो फ़िलहाल एक्सरसाइज कर रहा था। आज वो ऑफिस नहीं जाने वाला था, इसलिए एक्सरसाइज में थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ अमानत अपनी क्लोजेट में से अपने कपड़े निकाल रही थी। तभी उसका मन किया कि आज वो रेयान के लिए भी उसके कैजुअल कपड़े निकाले। इसलिए शावर लेने जाने से पहले वो रेयान का क्लोजेट खोलकर उसके लिए टी शर्ट और लोअर निकालने लगी। वो हमेशा रेयान के लिए उसके फॉर्मल कपड़े निकालती थी, तो फॉर्मल कपड़ों का सेक्शन ऊपर ही था, लेकिन आज उसे टी शर्ट और लोअर निकालने थे, तो वो कपड़े नीचे वाले सेक्शन में रखे थे। अमानत हल्का सा झुकी और रेयान के लिए कपड़े निकालने लगी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो कुछ सोचते हुए बोली, मैं और रेयान आज मैचिंग कपड़े पहनेंगे। ये बोलते हुए उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा। उसने अपने लिए ग्रीन कलर के कपड़े निकाले थे, तो अब वो रेयान के लिए भी ग्रीन कलर की टी शर्ट ढूंढ रही थी, लेकिन वो टी शर्ट उसे मिल ही नहीं रही थी। तभी उसे पीछे की तरफ एक टी शर्ट रखी हुई नज़र आई, तो उसने तुरंत उसे उठाया और बोली, मुझे लगता है रेयान के पास ग्रीन कलर की टी शर्ट नहीं है। अब मैं जब भी शॉपिंग करने जाऊंगी तो पहले उनके लिए ग्रीन कलर के ही कपड़े लूँगी। ये बोलते हुए वो उस शर्ट को लेकर ऊपर की तरफ उठी, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे उस टी शर्ट में से कुछ गिरा है। उसने तुरंत नीचे ज़मीन पर देखा तो वहाँ पर एक फ़ोटो गिरी हुई थी। अमानत के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। भला रेयान की क्लोजेट में ऐसे छुपाकर कोई फ़ोटो क्यों रखी होगी? उसने उस फ़ोटो को उठाने के लिए अपना हाथ नीचे की तरफ किया। तभी उसे अपने पेट पर हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उससे ज़्यादा झुका नहीं जाता था, इसलिए फिर भी उसने वो फ़ोटो उठाई, तो अगले ही पल जब उसने वो फ़ोटो अपने सामने की तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि एक बार फिर से उसके हाथों में जन्नत की फ़ोटो लगी थी। जन्नत की फ़ोटो को देखकर वो एकदम फ्रीज़ हो गई। एक बार पहले भी उसे रेयान के वॉलेट में जन्नत की पिक्चर मिली थी, और अब एक बार फिर से जन्नत की फ़ोटो उसके क्लोजेट में। और ये फ़ोटो यूं ही यहाँ पर नहीं हो सकती थी जब तक रेयान खुद ये फ़ोटो अपने कमरे में ना लेकर आए। और जिस तरह से ये फ़ोटो उसकी क्लोजेट में रखी हुई थी, इससे साफ पता चल रहा था कि किसी ने ये फ़ोटो जानबूझकर काफ़ी अंदर की तरफ रखी है, ताकि ये फ़ोटो आसानी से किसी के हाथ ना लगे। उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी तैर गई। वो फ़ोटो की तरफ देखते हुए बोली, मैंने उस दिन आपकी बात मान ली रेयान, लेकिन उस दिन भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो ऐसा है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। रेयान, पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक डर था, और अब वो डर सच होता हुआ महसूस हो रहा है। वो फ़ोटो तो चलो मान लिया कि आपने अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए जन्नत से ली थी, लेकिन ये फ़ोटो तो कुछ और ही बोल रही है। ये बोलते हुए उसकी नज़रें उस फोटो पर थी, जिसमें जन्नत मुस्कुराते हुए पता नहीं किस चीज़ को देख रही थी, और उसकी आंखें कैमरे की तरफ नहीं थी। उस फोटो में जन्नत सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अमानत ने अपनी आंखों को साफ करते हुए कहा, मेरा दिल तो नहीं मान रहा, लेकिन मुझे आपसे जवाब चाहिए। अगर आप इस बार भी कहेंगे ना कि ये फ़ोटो यूं ही आपके पास है, तो मैं मान लूँगी रेयान, लेकिन उम्मीद है आप मुझसे कुछ छुपाएंगे नहीं। ये बोलकर वो उस फोटो को ही अपने हाथ में लेकर नीचे गार्डन की तरफ चल दी। वहीं दूसरी तरफ रेयान एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से तन्वी उनके पास आई और उसे देखते हुए बोली, ऐसा लगता है जैसे आपको अपनी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा प्यार है। काफ़ी मेंटेन रखते हैं आप अपनी बॉडी को। उसकी बात सुनकर रेयान ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और टॉवल से अपनी चेस्ट साफ करते हुए उसके पास आया और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, सिर्फ मैं ही नहीं, हर इंसान को अपनी बॉडी से प्यार करना चाहिए, और वैसे भी सेल्फ लव की तो बात ही अलग है। तन्वी मुस्कुराई और बोली, कितना झूठ बोलते हैं आप रेयान। अगर आपको इतना ही खुद से सेल्फ लव होता
तो आप अमानत से शादी थोड़ी ना करते। माना आप सेल्फ लव करते हैं खुद से, लेकिन इतना भी नहीं। ये बोलते हुए उसकी मुस्कुराहट थोड़ी और ज़्यादा इंटेंस हो गई थी। वहीं उसकी बात सुनकर रेयान के चेहरे की भौहें तन गई। वो हैरानी से बोला, एक्सक्यूज़ मी। तन्वी तुरंत बोली, आई एम सॉरी, मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही ये सब पता चला, तो मेरे दिमाग में यही सब घूम रहा था, बस इसलिए मैंने बोल दिया। रेयान सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए बोला, अच्छा, ऐसा भी क्या पता चला मेरे बारे में? तन्वी जल्दी से बोली, आप छोड़िए, जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में डिस्कस भी क्यों करना। इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, अब मैं चलती हूँ। रेयान उसे रोकते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझे जानना है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही थी। तन्वी ने अब एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो इट्स ओके। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं और आरुषि थोड़ी देर पहले आपको और अमानत को ऊपर बालकनी से देख रहे थे, तो मैंने आप दोनों की तारीफ़ की। एक्चुअली आप दोनों एक परफेक्ट कपल लगते हो, लेकिन मुझे आरुषि ने बताया कि आप दोनों की लव मैरिज नहीं है, बल्कि ये मैरिज तो बाय चांस हुई है, या फिर कह सकते हैं कि बाय लक हुई है। आप प्यार तो किसी और से करते हैं, और वो भी कोई और नहीं, अमानत की ही बहन जन्नत। लेकिन जन्नत के लिए शायद आपने अमानत से शादी कर ली। वैसे कहना पड़ेगा, सेल्फ लव तो दूर की बात, आप तो मोहब्बत में चोट खाए इंसान हैं, जिसने अपनी मोहब्बत के लिए अपने सेल्फ लव को कुर्बान कर दिया। उसकी बात सुनकर रेयान हैरान रह गया। उसे दूर दूर तक इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि आरुषि को उसके बारे में ये सब चीज़ पता होगी। वो तुरंत बोला, देखो प्लीज़, आइंदा इस बारे में कभी मुझसे बात मत करना। मेरी लाइफ में जो हुआ है वो सब मेरा पर्सनल मैटर है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई मेरे बारे में गॉसिप करे, और अगर करनी भी है तो किसी और के साथ करो, ना ही मेरे सामने करना और ना ही मेरे साथ करना। तुम मेरी कज़न की फ्रेंड हो, इसलिए यहाँ पर हो। आई होप तुम अपनी बाउंड्रीज जानती हो। उसकी बात सुनकर तन्वी जल्दी से बोली, आई एम सो सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट कर दिया और गुस्सा कर दिया तो, लेकिन मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि हम इस बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। पर मैंने ऐसा भी कुछ गलत तो नहीं कहा आपसे जो आप इतना नाराज़ हो जाएं। आई मीन, माना लोग प्यार में सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं जितना आपने कर दिया। कौन अपने प्यार के लिए इतना करता है कि उसे किसी और के साथ खुश देखने के लिए खुद किसी और से शादी कर ले। बट फिर भी ये आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, तो मैं इस पर कुछ भी कमेंट नहीं कर रही हूँ। पर प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझिए। इस बार रेयान गुस्से से बोला, मैंने कहा ना तुमसे, प्लीज़ ये डिस्कशन मत करो। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? चली जाओ यहाँ से, मुझे इस बारे में फ़िलहाल कोई बात। अभी वो बोल ही रहा था कि उसकी नज़र तन्वी के पीछे खड़ी हुई अमानत पर गई, जिसके हाथ में एक फ़ोटो थी, और अब वो फ़ोटो नीचे ज़मीन पर गिर चुकी थी। रेयान एकदम हक्का बक्का रह गया। तन्वी उसे शौक देख कर हैरान थी। उसने भी पीछे पलट कर देखा तो अमानत को अपने सामने देखकर उसे भी थोड़ा अजीब लगा। वो तुरंत वहाँ से चली गई। रेयान अमानत के पास आया और बोला, तुम यहाँ पर? अमानत उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो जन्नत, जन्नत है वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो रेयान। रेयान ने तुरंत उसके कंधों पर अपना हाथ रखा और बोला, देखो अमानत, तुम आराम से मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम पहले शांत हो जाओ। ये बोलते हुए वो उसके आंसू साफ करने लगा था जो उसके गालों से बहना शुरू हो चुके थे। अमानत तुरंत पीछे की तरफ हट गई। उसके पैरों में जन्नत की वो तस्वीर आ गई जो अभी अभी उसके हाथों से गिरी थी, और रेयान ने जब उस तस्वीर को अमानत के पैरों में देखा तो तुरंत उसे ऊपर उठाते हुए उसे अपने हाथों से साफ करने लगा। अब इससे ज़्यादा अमानत को और क्या ही देखना था। वो रोते हुए बोली, किसी को जन्नत की पड़ी है तो किसी को जन्नत की तस्वीर की। इन तस्वीरों की भी कीमत है रेयान, पर मेरे दिल की नहीं। उसकी बात सुनकर रेयान ने तुरंत उस तस्वीर को वहीं साइड में टेबल पर रखा और अमानत के पास आकर बोला, मैंने कहा ना तुमसे ट्रेसर, तुम गलत सोच रही हो। मैं तुम्हें सारा सच बताता हूँ, तुम प्लीज़ रोना बंद करो, बेबी पर गलत इफेक्ट पड़ेगा। अमानत उसकी बात सुनकर हंसने लगी।
उसे हंसते हुए देख रेयान और भी ज़्यादा हैरान हुआ। वो जानता था कि इस वक्त अमानत को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी। अमानत भी बेहद तड़पती हुई आवाज़ में बोली, वो बच्चा जो अब तक दुनिया में आया भी नहीं, उसकी आपको इतनी फ़िक्र है रेयान, लेकिन मेरी कोई फ़िक्र नहीं। मुझ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपको इस बात का कोई ख्याल नहीं, लेकिन बच्चे पर इफ़ेक्ट पड़ेगा ये बात आपको परेशान कर रही है। रेयान अमानत का हाथ पकड़ते हुए बोला, हम अंदर चलकर बात करते हैं। अमानत ने तुरंत उससे अपना हाथ छुड़ाया और बोली, अब बात करने को रहा ही क्या रेयान, अब तो बात करने को कुछ है ही नहीं। रेयान एक बार फिर से बोला, देखो ट्रेजर, तुम्हारा रिएक्ट करना गलत नहीं है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अमानत बोली, कुछ भी गलत नहीं रेयान, किसी से प्यार करना गलत नहीं है, किसी को मोहब्बत की हद तक चाहना गलत नहीं है, लेकिन अपनी मोहब्बत के लिए किसी और के दिल के साथ खेलना ये तो गलत था ना। और तुम तो कभी कुछ गलत नहीं करते थे, तो फिर तुम जन्नत के लिए मेरे दिल के साथ कैसे खेल गए। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की आखिरी बूंदें निकली। रेयान एक बार फिर से उसके करीब हुआ, लेकिन अमानत ने तुरंत अपने कदम पीछे ले लिए। वो अपना हाथ दिखाकर रेयान को रोकते हुए बोली, तुम्हें पता है, यहाँ आने से पहले ही मुझे सच्चाई पता चल गई थी। जब मैंने तुम्हारी क्लोजेट में ये पिक्चर देखी तो समझ गई थी कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ रेयान, बहुत बड़ी बेवकूफ़। तुम्हें पता है मैं खुद को ना जाने क्या समझती थी, लेकिन मेरी सारी गलतफहमी एक पल में चकनाचूर हो गई कि इस दुनिया की सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की मैं हूँ। इनफैक्ट मैं लड़की तो हूँ ही नहीं, मैं तो कोई खिलौना हूँ ना। पहले विवेक ने मेरे साथ खेला, फिर अहान आया, शादी के ख्वाब देखे और ख्वाब टूट गए, फिर तुम आए और मैं पूरी टूट गई। तुम्हें याद है बचपन में मैं अहान और तुम खिलौने के साथ खेला करते थे। जब कभी मेरा खिलौना टूट जाता था तो तुम दोनों मुझे अपने खिलौने दे देते थे, और आज तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया। तुम लोगों के लिए तो जैसे मेरे खिलौने की तरह मैं भी एक खिलौना हो गई, और अब वो खिलौना टूट गया, टूट गया वो खिलौना, टूट टूट गया। ये बोलते बोलते वो अचानक चुप हो गई और अगले ही पल बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। रेयान बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसके कानों में बस अमानत की बात गूंज रही थी, वो खिलौना टूट गया। शेखावत मेंशन में अक्सर ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था और सामने बेड पर प्याली किट्टू के साथ खेल रही थी। तभी अक्सर उसकी तरफ देखते हुए बोला, किट्टू ये सही है, तुम्हारी मम्मा का रात को मेरे साथ खेलती है और सुबह तुम्हारे साथ। उसकी बात सुनकर प्याली का चेहरा एकदम से शर्मा गया। वो तुरंत उसके पास आई और उसके कंधे पर हल्का सा मारते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर शेखावत, बच्चों के सामने कोई ऐसी बातें करता है क्या। अक्सर ने तुरंत उसे कमर से पकड़ लिया और बोला, तुम बातों की बात करती हो, मैं तो उसके सामने तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, और रोमांस भी, और डीप रोमांस भी। ये बोलते हुए उसने अपनी उंगली प्याली की गर्दन पर रखी और उसे हल्की हल्की गुदगुदी करने लगा, तो प्याली तुरंत उससे अलग हुई और बोली, जाइए जाकर अपने ऑफिस के लिए तैयार होइए, आपको ऑफिस जाने में देरी हो रही है, आए बड़े रोमांस वाले। अक्सर उसे घूरते हुए बोला, ये जो तुम मुझे तड़पा कर ऑफिस भेज रही हो ना, मेरा ऑफिस में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। दिमाग में तुम घूमती रहोगी और दिल तुम्हारे लिए तड़पता रहेगा। उसकी बात सुनकर किट्टू के पास जा रही प्याली ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, आपको नहीं लगता आजकल आप कुछ ज़्यादा ही फ्लर्टी बन चुके हैं। ज़्यादा रोमांस नहीं सूझ रहा आपको कल से। कल पूरी रात आपने मुझे छोड़ा नहीं और अब भी आपको रोमांस चाहिए। ऑफिस चाहिए, जाकर अपनी मीटिंग हैंडल कीजिए। ये बोलकर वो वापस किट्टू के पास आ गई और फिर किट्टू को उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं नीचे जा रही हूँ, किट्टू को भूख लगी है, उसे ब्रेकफास्ट करवा दूंगी, तब तक आप भी आ जाइएगा। अक्सर मुंह बनाते हुए उसे देख रहा था। प्याली उसे घूरते हुए बोली, मुंह मत बनाइए, पहले ही मेरी वजह से आपके काम का बहुत लॉस हो चुका है, अब आपको ऑफिस जाना ही होगा। ये बोलकर वो हंसी और फिर तुरंत दरवाजे से बाहर निकल गई। अक्सर कुछ सोचते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मुझे रोमांस करने से रोकती हो।
तुम तो खुद ब खुद मेरी तरफ खींची चली आओगी बटरकप। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर शरारती एक्सप्रेशंस थे। वो कुछ देर बाद नीचे हॉल में आया तो देखा प्याली डाइनिंग टेबल पर बैठी किट्टू को ब्रेकफास्ट करवा रही थी। बाकी सब भी डाइनिंग टेबल पर ही बैठे थे। अक्सर जैसे ही वहाँ पर आया, प्याली और अति आरजू की नज़रें उसकी तरफ उठ गई, लेकिन अक्सर डाइनिंग टेबल की तरफ नहीं गया। उसने बस एक नज़र प्याली की तरफ देखा और तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ चला गया। प्याली हैरान रह गई। आरजू ने उसकी तरफ देखा तो प्याली ने जल्दी से किट्टू को आरजू को दिया और खुद अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लेकिन जब तक वो बाहर आई तब तक अक्षर वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल चुका था। प्याली का चेहरा मायूस हो गया। वो मुंह बनाते हुए बोली, ये कोई बात हुई क्या मिस्टर शेखावत? आप छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं जैसे बच्चे हो। मुझे तो लगता है किट्टू से ज़्यादा मुझे आपको संभालने में प्रॉब्लम होगी। अब कहाँ से दूँ मैं आपको वो रोमांस जो आपको चाहिए, रात को क्या सुबह भी। ये बोलते हुए उसने एक बार और नाक सिकोड़ा और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन मन तो मेरा भी कर रहा है, तो मैं क्या करूं? अभी वो बोल ही रही थी कि आरजू ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ऑफिस रोमांस? वैसे क्या लगता है? आई मीन इसका तो मज़ा ही अलग है। आरजू की आवाज़ सुनकर प्याली तुरंत सकपका गई। वहीं आरजू उसकी हालत देखकर हंसी और बोली, मैंने तो सिर्फ तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, बाकी तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कौन सा वाला रोमांस अच्छा लगता है। और हाँ, किट्टू की फिक्र मत करना, उसे लेकर मैं ठाकुर मैंशन जा रही हूँ। शाम से पहले वापस नहीं आऊँगी। उसकी बात सुनकर प्याली कुछ बोल ही नहीं पाई और तुरंत वहाँ से ऊपर अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद आरजू किट्टू को लेकर ठाकुर मैंशन के लिए निकल चुकी थी। अभी तक इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखा गया था कि अरनाथ और मीठी दोनों उस समुद्र में गिर चुके हैं और अभी तक नहीं मिले। अर्जुन और मन्नत दोनों एक दूसरे को संभाल रहे थे। अर्जुन नहीं चाहता था कि मीडिया वालों का जमावड़ा उसके घर के आगे और उसके ऑफिस के आगे लग जाए और मन्नत को मीडिया वालों की वजह से और भी ज़्यादा परेशान होना पड़े। इसलिए उसने इंस्पेक्टर को बोल दिया था कि ये न्यूज़ बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। जबकि जतिन और शांतनु दोनों को जेल ले जाया गया था और उनकी अच्छे से खातिरदारी की जा रही थी। वहीं दोपहर के तकरीबन 1 बजे प्याली सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई और किचन की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी एक सर्वेंट उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है मैम साहब। प्याली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो अति खाते हुए बोली, आज मेरा मन कर रहा था अक्सर के लिए स्पेशल लंच बनाने का, तो इसलिए बस उसके लिए लंच बनाकर पैक किया है। तुम ले जाओगी ना बटरकप? उसके मुंह से अपने लिए बटरकप सुनकर प्याली का चेहरा एक बार फिर से लाल हो गया। उसने जल्दी से टिफ़िन अपने हाथ में लिया और टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से अति को देखते हुए वहाँ से चली गई। वहीं अति की भी हंसी छूट गई थी। प्याली के जाने के बाद वो भी अपने रूम में आ गई। जसन अब ऑफिस नहीं जाता था तो वो भी अब आराम से जसन के साथ आराम करने वाली थी। अभी प्याली गाड़ी में बैठकर थोड़ी ही आगे आई थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, सामने से किसी आदमी की आवाज़ आई, कैसी हो जाने मन? उस आवाज़ को सुनकर प्याली एकदम सुन्न हो गई। उसने तुरंत अपने फ़ोन की तरफ देखा। फ़ोन पर नंबर अननोन ही था, लेकिन ये आवाज़ उसके लिए बहुत जानी पहचानी थी। और अब अचानक ही वो आवाज़ थोड़ी बदल गई और अब एक बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। उस बच्चे की आवाज़ सुनकर तो प्याली के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो आवाज़ किसी और की नहीं, किट्टू की आवाज़ थी जो बेहिसाब रोए जा रहा था। प्याली ने उस फ़ोन को कसकर पकड़ लिया और बोली, किट्टू किट्टू कहाँ है? और किट्टू तुम्हारे पास कैसे पहुँचा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किट्टू किट्टू के पास जाने की? दुष्यंत सामने से हंसते हुए बोला, मतलब तुम मुझे पहचान गई? क्या ही बात कर दी तुमने जाने मन। तुमने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। इतने दिनों बाद मैंने तुम्हें फ़ोन किया और तुम बस 5 सेकंड में मेरी आवाज़ पहचान गई।
इससे साफ पता चल रहा है कि आज भी तुम प्यार तो मुझसे बहुत करती हो। प्याली गुस्से से कांपते हुए बोली, खबरदार अगर मेरे साथ फालतू की बकवास की। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि किट्टू तुम्हारे पास कैसे आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किट्टू को हाथ लगाने की भी। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही उसके फ़ोन में कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी। उसने तुरंत अपने फ़ोन की तरफ देखा तो अब वॉइस कॉल वीडियो कॉल में बदल चुकी थी। प्याली ने जैसे ही अपने फ़ोन की तरफ देखा उसके होश उड़ गए। उसे सामने एक खुली पहाड़ी नज़र आ रही थी जहाँ पर किट्टू नीचे ज़मीन पर बैठा था और वो इधर उधर रेंग रहा था। दुष्यंत ने अब फ़ोन थोड़ा ऊपर की तरफ किया और प्याली को आसपास का एरिया दिखाते हुए बोला, सोचो जाने मन, अगर हमारा किट्टू रेंगते हुए उस पहाड़ी के किनारे पर जाए और वहाँ से गिर जाए तो उसका क्या बनेगा। बेचारा नन्ही सी जान, उसका तो कुछ भी नहीं बचेगा ना। प्याली उसकी बात सुनकर एकदम शॉक्ड रह गई। वो चिल्लाकर बोली, खबरदार अगर तुमने कुछ ऐसा करने की सोची भी तो प्लीज़ ऐसा मत करो। तुम किट्टू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम प्लीज़ किट्टू के साथ ऐसा मत करना। तुम्हें जो चाहिए वो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें वही देने को तैयार हूँ। बस तुम किट्टू को कोई नुकसान मत पहुँचाना। दुष्यंत ने अब फ़ोन का कैमरा अपनी तरफ घुमाया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुंबई नासिक हाईवे से जो रास्ता सामने पहाड़ी की तरफ जाता है, जहाँ गहरी खाई है वहाँ आ जाओ, जल्दी आना। कहीं ऐसा ना हो किट्टू सच में पहाड़ी से नीचे गिर जाए। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और प्याली बस अपने फ़ोन की तरफ देखती ही रह गई। उसके हाथ पैर एकदम सुन्न हो चुके थे। वो तुरंत ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, गाड़ी रोको भैया। ड्राइवर जो पहले ही उसकी बातें सुन रहा था वो तुरंत बोला, मुझे नहीं पता आपको क्या प्रॉब्लम हुई है मैम साहब, लेकिन आप प्लीज़ अक्सर सर को कॉल कर लीजिए। प्याली गुस्से से बोली, मैंने तुमसे कहा गाड़ी रोको। उसकी बात सुनकर अब ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। वो बस उसे समझाना चाहता था, लेकिन तब तक प्याली गाड़ी से निकल चुकी थी और सामने सड़क की तरफ निकल गई थी जहाँ से वो कैब में बैठने वाली थी। ड्राइवर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक प्याली दूसरी कैब में बैठी और वहाँ से निकल गई। वो जानती थी कि अगर वो अक्सर के साथ जाएगी तो दुष्यंत गुस्से से पागल हो जाएगा और फिर वो किट्टू के साथ कुछ भी कर सकता है। सिर्फ दुष्यंत का गुस्सा ही नहीं, अक्सर का गुस्सा भी बहुत ज़्यादा खतरनाक था और वो ये भी जानती थी कि अक्सर अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए वो अकेले ही उस पहाड़ी की तरफ निकल गई। कुछ देर बाद वो कैब पहाड़ी के पास आकर रुकी और प्याली तुरंत तेज़ कदमों से आगे की तरफ आई। उसकी नज़र सामने किट्टू पर गई जो अभी भी ज़मीन पर बैठा था। सामने ऊपर आसमान की तरफ सूरज चमक रहा था और धूप सीधा किट्टू पर पड़ रही थी। किट्टू की ऐसी हालत देखकर प्याली का दिल कांप उठा। वो तुरंत किट्टू के पास जाने लगी, तभी अचानक से ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, किट्टू के पास मत जाना प्याली, किट्टू के पास बॉम्ब है। ये आवाज़ सुनकर प्याली शॉक्ड रह गई। उसने अब तक इस बात पर ध्यान तो दिया ही नहीं था कि किट्टू के साथ आरजू भी थी। मतलब अगर किट्टू दुष्यंत के पास है तो आरजू भी ज़रूर दुष्यंत के पास होगी। उसने तुरंत अपना चेहरा घुमाया तो सामने ही आरजू चेयर पर बैठी थी, लेकिन उसे रस्सियों से बांधा हुआ था। उसकी इस हालत को देखकर प्याली को और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वहाँ पर दुष्यंत की आवाज़ आई, तुम तो बड़ी जल्दी यहाँ पर आ गई जाने मन। क्या बात, बेसब्री से मेरा ही इंतज़ार कर रही थी क्या। ये बोलते हुए दुष्यंत बिल्कुल प्याली के पीछे आकर खड़ा हो गया था और उसने प्याली के कंधे पर अपना हाथ रख दिया था। प्याली ने जैसे ही अपने कंधे पर उसका हाथ महसूस किया वो तुरंत आगे की तरफ हो गई। उसने गुस्से से दुष्यंत की तरफ देखा और दांत पीसते हुए बोली, एक बार फिर से तुम मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने आ गए। मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें सब्र नहीं आया, जो तुम एक बार फिर से मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने आ गए। दुष्यंत उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने आया हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ जाने मन, और बस तुमसे प्यार करने ही आया हूँ। पर इतना भी जानता हूँ कि तुम ज़िद्दी बहुत हो। आखिर तुम्हारा ज़िद्दीपन तो मैं बहुत अच्छी तरह से देख चुका हूँ।
कितनी कोशिश की थी तुम्हें तोड़ने की, लेकिन तुम पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी थी। और अब देखो तुम्हारी किस्मत कितनी चमक गई। तुम तो बैठे बैठे शेखावत खानदान की बहू बन गई। पर मैं अपनी जाने मन को किसी और के बिस्तर पर कैसे देख सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। तुम चलो मेरे साथ। ये बोलकर दुष्यंत ने प्याली का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। प्याली ने तुरंत उससे अपना हाथ पीछे खींचा और बोली, बकवास बंद करो अपनी। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। मैं मिस्टर शेखावत की बीवी हूँ और उनके साथ रहूँगी। तुम्हारी बीवी कोई और है। तुम जाओ उसके पास। मुझे और मेरे परिवार को बख्श दो। अभी वो बोल ही रही थी कि दुष्यंत ने तुरंत उसके करीब होकर उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया। प्याली की दर्द से आह निकल गई। सामने चेयर पर बैठी हुई आरजू प्याली की तरफ देख रही थी। उसे प्याली के लिए बहुत बुरा लग रहा था। आज जब वो किट्टू के साथ ठाकुर पेंशन के लिए निकली थी, तब रास्ते में उसकी गाड़ी अचानक से रुकी। सामने रास्ते पर थोड़ी भीड़ लगी थी। ड्राइवर को लगा शायद सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए वो गाड़ी को वापस घुमाने लगा। लेकिन तब तक कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर अटैक कर दिया और फिर अब सीधा आरजू की आंखें यहाँ पर खुली थी। दुष्यंत प्याली के बालों को एक बार और खींचते हुए बोला, ऐसे कैसे मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बख्श दूं? तुम मेरे बेटे को शेखावत खानदान का बेटा बना रही हो और मैं तुम्हें बख्श दूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खून को किसी और का बेटा बनाने की? किट्टू मेरा बेटा है और तू मेरी रखैल, और तेरी औकात सिर्फ रखैल बनने की ही है। ये बोलकर उसने अपने दांत पीसते हुए एक जोरदार थप्पड़ प्याली के चेहरे पर जड़ दिया तो प्याली सीधा ज़मीन पर जाकर गिरी। 3 महीने बाद शेखावत मेंशन। प्याली किट्टू के साथ गार्डन में थी। उसके हाथों में एक बाउल था जिसमें सेरेलैक था, जो वो किट्टू को खिला रही थी। लेकिन अचानक ही किट्टू को ज़ोरों से खांसी आने लगी। शायद प्याली ने उसे कुछ ज़्यादा ही खिला दिया था। तभी उसकी खांसी की आवाज़ सुनकर आरजू, जो अपने रूम में थी, वो तुरंत अपनी बालकनी में आई और जब उसने किट्टू को ज़ोरों से खांसते हुए देखा तो वो तुरंत भागते हुए नीचे की तरफ आई और आते ही उसने प्याली की गोद से किट्टू को अपने हाथों में लिया और गुस्से से प्याली को घूरने लगी। प्याली ने जैसे ही आरजू को अपने सामने देखा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। हल्की मायूसी के साथ परेशानी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वहीं आरजू गुस्से से कांपते हुए बोली, जब चीज़ संभालनी नहीं आती है तो करती ही क्यों हो? जब तुम्हें नहीं किट्टू को खिलाना आता है तो क्यों खिला रही हो? घर में और भी बहुत सारे सर्वेंट हैं, पर नहीं, चीज़ करनी भी खुद है और जब संभाल नहीं पाती हो तो फिर अपने साथ दूसरों की ज़िंदगी भी बर्बाद करनी है। ये बोलते हुए वो किट्टू की पीठ को सहला रही थी। किट्टू अभी भी ज़ोरों से खांस रहा था। आरजू ने जल्दी से उसे वही साइड में रखी हुई पानी की बोतल में से पानी पिलाया तो तब जाकर उसकी खांसी थोड़ी सी ठीक हुई। प्याली की आंखों में नमी तैर रही थी, लेकिन इस नमी का कारण आरजू का गुस्सा नहीं था। आरजू किट्टू को अपने सीने से लगाते हुए बोली, बस बस मेरा बच्चा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे को। नहीं खाना सेरेलैक, कोई बात नहीं, कोई आपको सेरेलैक नहीं खिलाएगा। प्याली आरजू की तरफ आते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए स्नोफ्लेक। उसकी बात सुनकर आरजू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस तुरंत किट्टू को लेकर अंदर की तरफ बढ़ने लगी। प्याली जल्दी से उसके सामने आई और बोली, मुझे नहीं पता था कि किट्टू को सेरेलैक पसंद नहीं आएगा। आरजू ने उसकी बात सुनी, लेकिन इस बार भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसके बगल में से होते हुए किट्टू को अपने साथ अंदर की तरफ ले गई। वहीं साइड में खड़ी हुई अति आरजू की तरफ देख रही थी और प्याली की तरफ भी। प्याली की आंखों में नमी तैर रही थी। इस वक्त उसने एक लाइट ब्राउन कलर की साड़ी पहनी हुई थी और आज से 3 महीने पहले जो वह खूबसूरत सा श्रृंगार किया करती थी, वो उसके चेहरे से गायब था। उसकी आंखों में जो नमी थी, अब वो आंसू बनकर बहने लगी और वो रोते हुए बोली, माफ़ कर दीजिए मुझे स्नोफ्लेक, इसलिए नहीं कि किट्टू को सेरेलैक नहीं पसंद था, वो तो मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन उसे फिर भी सेरेलैक खिलाया ताकि आप उसके पास आएं, उसे संभालें। तभी वहाँ पर अति की आवाज़ गूंजी,
लेकिन इन सब चीज़ों से क्या हो जाएगा प्याली? उसकी बात सुनकर प्याली ने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो वहाँ अति को देखकर वो थोड़ा चौंक गई। उसने तुरंत अपनी आंखों से आंसू साफ करने शुरू कर दिए। अति उसके पास आई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, आरजू सारा दिन अपने रूम में रहती है, किसी से ना बात करती है और ना ही किसी से कुछ कहती है। अगर तुम ये सब हरकतें करके उसे 2-4 मिनट रूम से बाहर निकाल भी लोगी तो इससे क्या हो जाएगा? वो उस तकलीफ़ से तो कभी नहीं निकल पाएगी ना, जो तकलीफ़ उसके दिल में है, और वो तकलीफ़ ऐसे ही उसके दिल से नहीं निकलेगी। प्याली रोते हुए बोली, तो और मैं क्या करूं बेबी डॉल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज स्नोफ्लेल की जो भी हालत है वो सिर्फ मेरी वजह से है। अति उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं है प्याली, तुम ज़्यादा मत सोचो, जाओ जाकर रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। प्याली रोते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है बेबी डॉल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं स्नोफ्लेक की बेरुखी और बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे भी अब मेरा यहाँ पर है ही क्या जो मैं यहाँ पर रहूँ, सब कुछ तो खो दिया मैंने। ये बोलते हुए उसके आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए थे। उसकी बात सुनकर अति ने उसे अपने सीने से लगा लिया। आंसू उसकी भी आंखों में थे, लेकिन शायद उसके अंदर प्याली से ज़्यादा हिम्मत थी। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन जन्नत सीढ़ियाँ उतर कर नीचे की तरफ आई और आते ही सीधा डाइनिंग टेबल पर आ गई। आज उसे अपने कॉलेज का लास्ट दिन अटेंड करना था, क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम था। उसके बाद उसके कॉलेज ख़त्म होने वाले थे। वो बस जल्दी से ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी, डाइनिंग टेबल पर पहले से ही बैठी हुई अमानत के हाथ से चम्मच छूट गई। उसकी नज़रें जन्नत पर थी और जन्नत को वहाँ पर देखकर उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस हो चुका था। मन्नत जो वहीं पर थी, उसने जैसे ही अमानत को देखा वो तुरंत उसके पास आई और बोली, क्या हुआ, ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं है क्या? आज तो मैंने तुम्हारे पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं ना। तो अभी वो बोल ही रही थी कि अमानत अपनी जगह से उठी और जन्नत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मेरी भूख तो किसी का चेहरा देखकर ही ख़त्म हो गई। मैं अब खाकर भी क्या करूँगी? अपनी इस प्यारी सी बेटी को खिलाइए, इसे दूसरों की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये आलू के पराठे भी इसे बहुत पसंद आएंगे। ये बोलकर अमानत अपने पेट पर अपना हाथ रखते हुए वहाँ से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। रूम के अंदर एंटर होते ही उसने अपना दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया तो दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ उस पूरे हॉल में गूंज गई। उसे वहाँ से जाते हुए देख जन्नत की आंखों में नमी तैरने लगी। मन्नत ने अब उसकी तरफ देखा। जन्नत भी अपनी जगह से उठी और किसी तरह अपनी आंखों की नमी छुपाकर मन्नत से बोली, मैं तो आज भूल ही गई थी कि मुझे कॉलेज जल्दी जाना है। आप फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं वहाँ पर ब्रेकफास्ट भी कर लूँगी। आप प्लीज़ अमानत दी को ये पराठे खिला दीजिएगा। ये बोलकर उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और वहाँ से चली गई। मन्नत ने अब उसे जाते हुए देखा। वो कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी अमानत के कमरे की तरफ, और देखते ही देखते उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। वो रोते हुए बोली, मेरे तीनों बच्चों की ज़िंदगी में क्या तूफ़ान आ गया, भगवान क्यों हुआ ऐसा? एक तरफ मेरी बच्ची अपने प्यार के लिए तड़प रही है तो दूसरी तरफ मेरा अरनाथ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी। ठाकुर इंडस्ट्रीज़ के सीईओ के कैबिन में अरनाथ अपनी चेयर पर बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी कैबिन का दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर की तरफ आई। उस लड़की के चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी और इस वक्त उसने वाइट कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था। दिखने में वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। अंदर आते ही वो सीधा अरनाथ के सामने वाली चेयर पर बैठ गई और अपना हाथ अपने चेहरे के नीचे रखते हुए बोली, क्या इरादे हैं आपके मिस्टर खड़ूस? अरनाथ ने उसकी आवाज़ सुनी लेकिन उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। वो यूं ही अपने लैपटॉप पर काम करता रहा। वो लड़की मासूम अरनाथ की तरफ देखती रही। उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो उसके चेहरे से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तकरीबन 15 मिनट यूं ही अरनाथ को देखती रही तो अरनाथ खुद ही इरिटेट होकर बोला, कब तक यहाँ पर बैठी रहोगी?
मासूम हंसी और बोली, जब तक ये मिस्टर खड़ूस मुझसे बात नहीं करते। माफ़ कर दीजिए ना मिस्टर खड़ूस, क्यों मुझसे नाराज़ हो रहे हैं आप? मुझे क्या पता था कि आपको शादी की डेट जल्दी से जल्दी फिक्स करवानी है। मुझे लगा आपको 5-6 महीने मुझे डेट करने का मन होगा, लेकिन आप तो 1 महीने के अंदर अंदर शादी करना चाहते हैं। भला ये भी कोई बात हुई? नखरे तो मुझे दिखाने चाहिए और नखरे आप दिखा रहे हैं। ये बोलते हुए उसने बड़ा ही क्यूट सा मुँह बनाया तो अरनाथ ने अपना हाथ लैपटॉप पर रोक कर उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ मैं ये शादी जल्दी से जल्दी करना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं कर सकती हो तो बता दो, लड़कियों की कमी नहीं है अरनाथ ठाकुर को। ये बोलकर अब उसने एक जलती हुई सी नज़र मासूम पर डाली और एक बार फिर से अपना काम करने लगा। मासूम गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, पक्का? अगर मैं ये शादी 6 महीने बाद करूँगी तो आप किसी और से शादी कर लेंगे? अरनाथ तुरंत बोला, मुझे जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम जा सकती हो यहाँ से। शादी के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। मैं यूं ही अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। मुझे एक मीटिंग में जाना है जो कि मेरे लिए तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बोलकर उसने अपना लैपटॉप बंद किया और अपनी जगह से उठकर कैबिन से बाहर जाने लगा तो मासूम तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हुई और गुस्से से उसे देखते हुए बोली, ये तो गलत है मिस्टर खड़ूस। मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप हैं कि मुझे छोड़कर किसी और से शादी करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे प्यार की वैल्यू नहीं है तो अब मैं भी आपसे कुछ नहीं कहूँगी। मेरे लिए ना ही 6 महीने ज़्यादा है और ना ही 1 महीना कम। मेरे लिए अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ आप। मैं बस आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप ही मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं तो अब मैं भी आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। आपको जिससे जब शादी करनी है जाइए आप कर लीजिए। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई। अरनाथ ने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले और कुछ पल दरवाजे की तरफ देखता रहा और फिर एक गहरी सांस लेकर कैबिन से बाहर निकलकर मीटिंग हॉल की तरफ चला गया। मासूम जो कॉरिडोर में खड़ी अरनाथ का इंतज़ार कर रही थी कि शायद अरनाथ उसे मनाने के लिए आएगा, वो तुरंत वापस घूमी और पीछे की तरफ देखने लगी जहां अरनाथ मीटिंग हॉल की तरफ जा रहा था। उसे मीटिंग हॉल की तरफ जाते हुए देख मासूम का दिल बुरी तरह से टूट गया और उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट अब उसकी आंखों की नमी में बदल गई। दोपहर के तकरीबन 5 बजे सिटी हॉस्पिटल अमानत डॉक्टर के कैबिन में बैठी थी और डॉक्टर से बात कर रही थी। उसकी डिलीवरी में बस अब 15-20 दिन का वक्त रह गया था। वो डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, सब कुछ ठीक तो है ना डॉक्टर? आई मीन बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डॉक्टर थोड़ी मायूसी से बोली, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी मिसेज राठौर, लेकिन बेबी बहुत ज़्यादा वीक है। उसे बहुत केयर की ज़रूरत है। आपको एक अच्छी डाइट की ज़रूरत है। जब पहले आप नॉर्मल चेकअप के लिए आते थे तो आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जैसे उसकी ग्रोथ रुक सी गई है। प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए मिसेज राठौर, वरना डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। अमानत तुरंत बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा डॉक्टर, मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूँगी। वो बस मेरा खाने पीने का मन नहीं करता तो शायद थोड़ी कमी रह गई है, पर अब से मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगी। डॉक्टर ने हल्का सा मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाया। अमानत टेबल का सहारा लेकर अपनी जगह से उठी। बाहर मन्नत उसका इंतज़ार कर रही थी। वही अमानत के साथ उसके रेगुलर चेकअप के लिए आई थी। अमानत मन्नत के साथ हॉस्पिटल से बाहर की तरफ बढ़ गई। वहीं डॉक्टर के कैबिन में पर्दे के पीछे खड़े रेयान के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। अमानत के जाने के बाद वो पर्दे से निकलकर बाहर की तरफ आया तो डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोली, अभी भी रिजल्ट वही है मिस्टर राठौड़। आपकी वाइफ की हालत ज़्यादा सही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा वीक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सच में हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। रेयान उनकी बात बीच में ही काट कर बोला, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा डॉक्टर, आप परेशान मत होइए, मैं अब से अमानत का पूरा ख्याल रखूँगा। डॉक्टर तुरंत बोली, लेकिन आपने तो कहा कि वो आपके साथ रहती ही नहीं है, इवन वो तो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तो फिर आप उनका ख्याल कैसे रखेंगे? वो तो नाराज़ है ना आपसे? रेयान कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन मैं ये नाराज़गी अपने बच्चे पर हावी नहीं पड़ने दूंगा डॉक्टर। अब अमानत को अपना गुस्सा साइड रखना होगा। अब मैं और कोई रिस्क नहीं लूँगा।
ये बोलकर वो तुरंत डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकला और हॉस्पिटल से बाहर की तरफ आया, जहाँ पर अभी भी अमानत अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा हुआ था। अभी वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ ही रही थी कि किसी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे दरवाज़ा खोलने से रोक दिया। अमानत ने हैरानी से अपने बगल में देखा तो अपने सामने रेयान को देखकर वो हैरान रह गई। उसने गुस्से से अब अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। रेयान उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें मुझे नहीं देखना, मत देखो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, बार बार जताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब तुम चाहकर भी मुझे इग्नोर नहीं कर सकती हो ट्रेजर। तुम्हें मेरे साथ राठौर मैंशन चलना होगा। मैं तुम्हें अब और रिस्क नहीं लेने दूंगा। अमानत मन्नत की तरफ देखते हुए बोली, मॉम प्लीज़ चलिए यहाँ से। मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आसपास के लोगों से मुझे घुटन हो रही है। बड़ा दर्द हो रहा है कुछ लोगों को अपने पास महसूस करके। उसकी बात सुनकर मन्नत ने रेयान की तरफ देखा। वो कुछ बोलती उससे पहले ही रेयान बोला, प्लीज़ मॉम, आप हम दोनों के बीच में मत आइएगा। इस बार बात मेरे बेबी की है और मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अमानत ने सरकास्टिक स्माइल के साथ उसे देखा और बोला, ओह रियली, तुम्हारा बेबी? ये कब हुआ रेयान? जहाँ तक मुझे याद है हमारे बीच तो कोई शादी वाला रिलेशन था ही नहीं, तो ये बेबी तुम्हारा कैसे हो गया? ये बेबी सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। वो अभी बोल ही रही थी कि अब रेयान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ अपनी गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ गया। अमानत उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रेयान उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। मन्नत तुरंत उनके पीछे पीछे चलने लगी। वहीं दूसरी तरफ जन्नत अपने कॉलेज से बाहर निकली। इस वक्त उसने एक वाइट कलर का फ्लोरल प्रिंट फ्रॉक सूट पहना हुआ था और वो पहले से काफ़ी अलग नज़र आ रही थी। उसने अपना पेट पूरा अपने दुपट्टे से कवर किया हुआ था, जिसकी वजह से उसका दुपट्टा उसके पैरों में अटक रहा था। अचानक ही उसका पैर ज़ोरों से लड़खड़ाया और वो नीचे गिरने को हुई। उसने तुरंत अपने पेट पर अपना हाथ रख लिया था ताकि उसके पेट को कोई चोट ना पहुँचे, लेकिन वो फिर भी खुद को संभाल नहीं पाई और नीचे गिरने को हुई। पर अचानक ही किसी ने उसे अपनी कसी हुई बाहों में संभाल लिया। वो शख्स कोई और नहीं अहान था। अहान को अपने सामने देखकर जन्नत को ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। वो तुरंत खुद को संभालते हुए ऊपर की तरफ उठी और अहान की बाहों से दूर हो गई। वहीं अहान गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब संभाल कर चल नहीं सकती हो तो चलती ही क्यों हो? घर पर बेड पर आराम से बैठी रहो। तुम्हारा आई डोंट केयर, लेकिन अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर जन्नत बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, बेबी सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है, और मुझे मेरे बच्चे का ख्याल रखना बहुत अच्छी तरह से आता है। अहान व्यंग्य से बोला, हाँ क्यों नहीं, ख्याल रखना तो कोई तुमसे सीखे, बच्चों का भी और अपने रिश्तों का भी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। जन्नत उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ पर मुझे सुनाने आए हैं या फिर कॉलेज में आपको कोई काम है? अहान तुरंत बोला, मैं सिर्फ अपने बच्चे को देखने आया था। जन्नत व्यंग्य से हंसी और बोली, अच्छा कहाँ है आपका बेबी? ये बोलते हुए उसने अपना चेहरा इधर उधर घुमाया। वो अपने आसपास बच्चा ढूंढने की एक्टिंग कर रही थी। फिर वो वापस अहान की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो कोई बच्चा नज़र नहीं आया, आपको नज़र आ रहा है क्या आपका बेबी? अहान गुस्से से बोला, मेरे सामने ड्रामा मत करो, तुम भी जानती हो बेबी कहाँ है। ये बोलते हुए वो जन्नत के बिल्कुल करीब हो गया और उसने जन्नत के पेट पर अपना हाथ रख लिया। उसके हाथ को अपने पेट पर महसूस कर जन्नत एकदम से सिहर उठी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर एक करंट सा दौड़ गया हो। उसकी नज़रें अहान के चेहरे पर टिकी थी और अहान भी उसकी आंखों में देख रहा था। उसका पूरा हाथ जन्नत के पेट पर था और जन्नत की सांस थोड़ी तेज़ होने लगी थी। जन्नत 3 महीने प्रेग्नेंट थी और अहान आज पहली बार कॉलेज नहीं आया था। जब जब जन्नत कॉलेज जाती थी तब तब अहान भी कॉलेज आता था और उसका बहाना यही होता था कि वो बच्चे से मिलने आया है। जन्नत थोड़ा पीछे की तरफ हुई और बोली, अब आपके अपने बेबी से मुलाकात हो गई ना?
तो अब आप यहाँ से जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर अहान अभी भी एक्सप्रेशनलेस होकर उसकी तरफ देख रहा था और जन्नत के चेहरे पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो वहाँ से जाने लगी तो अहान ने भी उसे नहीं रोका। कुछ ही दूरी पर आकर जन्नत गाड़ी में बैठी और गाड़ी ठाकुर मैंशन के लिए निकल गई। वहीं अहान ने भी अपने ग्लासेस अपनी आंखों पर लगाए और फिर वहाँ से चला गया। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे कॉलेज के डीन से बात करनी थी। वो वापस कैंपस एरिया की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके कानों में किसी की ज़ोरों से हंसने की आवाज़ आई। अहान ने उस आवाज़ को सुनते हुए थोड़ा सा मुंह बनाया। उसे बहुत अजीब लगा, आखिर कोई ऐसे इतना ज़ोरों से कैसे हंस सकता है। लेकिन तभी वो हंसने की आवाज़ बंद हुई और एक लड़की थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली, देखा, कहा था ना मैंने तुमसे कि इस जन्नत की ज़िंदगी तो मैं नरक बनाकर ही रहूँगी। यह आवाज़ सुनकर अबहान के कदम एकदम से रुक गए। उसने चेहरा घुमाकर अपने दाएं तरफ देखा तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी जिसने वाइट कलर का क्रॉप टॉप और डेनिम शर्ट पहनी हुई थी। उस लड़की के सामने ही एक लड़का खड़ा था जिसके हाथ अपनी पॉकेट में थे और उनके आसपास भी 2-3 लड़के लड़कियां खड़े थे। वो लड़की उस लड़के की तरफ देखते हुए बोली, उस जन्नत ने मुझसे पंगा लिया था ना, मेरे सामने अपनी ज़ुबान चलाती थी। देखा कैसे एक ही झटके में मैंने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। बड़ा प्यार प्यार करती फिरती थी ना, अहान शेखावत ये, अहान शेखावत वो। उस अहान शेखावत ने 1 मिनट नहीं लगाया उसे छोड़ने में। कैसे पूरे कॉलेज के सामने उसे जलील किया था और अब तो सुना है उसकी डिवोर्स की लास्ट हियरिंग भी आने वाली है। अब उसे पता चलेगा कि मनीषा राणावत चीज़ क्या है। तभी वहाँ पर खड़ी एक लड़की मनीषा की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन यार ये तो बता कि आखिर तूने ये सब किया कैसे। मनीषा उसका सवाल सुनकर हंसी और बोली, ज़्यादा कुछ नहीं, बस उस कशिश को अपने जाल में फंसाना पड़ा। वैसे भी उसका दिमाग तो चलता नहीं। मैंने अपने फ्रेंड अतुल को उसका बॉयफ्रेंड बनवाया और फिर उसे कशिश और जन्नत को होटल बुलाने के लिए कहा और उसी दिन अहान भी उसी होटल में आने वाला था। तो फिर क्या था, जन्नत उस होटल में पकड़ी गई और अहान और उसके बीच दरार आ गई। उस दरार का मैंने फ़ायदा उसके अगले दिन उठाया जब जन्नत कॉलेज में परफॉर्म करने वाली थी और मैंने उसका डांस पार्टनर अपने दोस्त को बना दिया और अहान के सामने ऐसे शो किया जैसे वो जन्नत का बॉयफ्रेंड है। और वो बेवकूफ़ जन्नत उस दिन भी मेरे सामने बड़ी होशियार बन रही थी, अपने मुंह से ना जाने क्या क्या बोल बैठी। और वो सारी बातें सुनकर अहान ने उन सारी बातों को सच मान लिया और पूरे कॉलेज के सामने उस जन्नत के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। तब जाकर उस जन्नत को उसकी औकात का एहसास हुआ। अब देख कैसे कॉलेज में भी छुप छुप कर आती है और अपना एग्ज़ाम देकर चली जाती है। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा मैंने उस जन्नत को। बेचारी की ज़िंदगी सच में नर्क कर दी। मनीषा की वो सारी बातें सुनकर अहान के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। पिछले 2 महीनों तक वो जन्नत से एक बार भी नहीं मिला था और जब उसे जन्नत की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तभी उसने जन्नत से मिलना शुरू किया। लेकिन वो जन्नत से मिलने नहीं बल्कि सिर्फ अपने बच्चे से मिलने जाता था जो जन्नत की कोख में था और उन दोनों का रिश्ता बस यहीं तक लिमिटेड था। डिवोर्स कोर्ट में फाइल हो चुका था और 6 महीने के बाद जन्नत और अहान डिवोर्स लेने वाले थे। अहान जल्द से जल्द जन्नत को डिवोर्स देना चाहता था, लेकिन अब जो उसे सुनने को मिल रहा था उसे सुनकर उसे अपनी गलती रियलाइज़ हो रही थी। वो तुरंत मनीषा की तरफ बढ़ा और पीछे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो मनीषा ने हंसते हुए पलटकर उसकी तरफ देखा। लेकिन जैसे ही उसे अपने सामने अहान नज़र आया उसकी हंसी बंद हो गई और आंखें बड़ी हो गईं। अगले ही पल एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा। मनीषा की दर्द से चीख निकल गई। उसके सामने वही लड़का खड़ा था जिसे अहान ने जन्नत के साथ उस डांस परफॉर्मेंस में देखा था। अब वो हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था। मनीषा के गाल पर अहान के हाथ के निशान छप चुके थे। अहान अभी भी गुस्से से उसे घूर रहा था। मनीषा कुछ बोलने को हुई लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर और लगा और अहान गुस्से से कांपते हुए बोला, तुमने जो गलती की है ना उसकी सज़ा तुम्हें बहुत जल्द मिलेगी। तुम और तुम्हारा पूरा ख़ानदान पछताओगे अहान शेखावत से उलझने पर।
ये बोलकर अहान तुरंत वहाँ से चला गया। मनीष सिर्फ उसे जाते देखती रह गई। अहान की धमकी का मतलब वो बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जन्नत गाड़ी में बैठी थी और उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बरस रहे थे। पिछले 3 महीने से वो अहान के लिए हद से ज़्यादा तड़प चुकी थी। उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन था कि उसने क्यों उस दिन अहान को सच नहीं बताया। लेकिन जब अहान ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा तो वो बुरी तरह से टूट चुकी थी। उसने उसी दिन डिसीजन ले लिया था कि वो कभी अहान के पास वापस नहीं जाएगी और अहान को डिवोर्स दे देगी। इसलिए उसने बिना वक्त गंवाए डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए थे। वो समझ चुकी थी कि शायद अहान और उसका रिश्ता कभी सही हो ही नहीं सकता। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी ठाकुर मैंसन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो गाड़ी से बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलते ही वो गाड़ी भी ठाकुर मैंसन से बाहर निकल गई, क्योंकि वो ठाकुर मैंसन की गाड़ी नहीं थी बल्कि कैब थी। वहीं अभी जन्नत अंदर की तरफ भी नहीं गई थी कि उसकी नज़र वहाँ पर खड़ी हुई अहान की गाड़ी पर गई। अहान की गाड़ी वहाँ पर खड़ी देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई, पर फिर कुछ सोचते हुए उसकी आंखों में नमी भी आ गई। उसे लगा शायद अहान अमानत से मिलने आया है, क्योंकि अहान पिछले 2-3 महीनों से अमानत से मिलने आ रहा था। अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए जन्नत अंदर की तरफ आई तो उसकी नज़र सामने हॉल में खड़े हुए अहान पर गई, जो अर्जुन और मन्नत के सामने खड़ा था। उसके हाथों में कुछ पेपर्स थे। जन्नत ने तुरंत वहां आसपास देखा। जब उसे वहां पर अमानत नज़र नहीं आई तो उसकी हैरानी थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई। वो चुपचाप अपने रूम की तरफ जाने लगी। तभी अहान की आवाज़ वहां पर गूंजी, तुम अब से ठाकुर मैंसन नहीं रहोगी, तुम मेरे साथ शेखावत मैंसन चल रही हो। अहान की आवाज़ सुनकर जन्नत ने तुरंत अहान की तरफ देखा। अब तक अहान जब भी ठाकुर मैंसन आता था तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था, और अब वो उसे शेखावत मैंसन लेकर जाने की बात कर रहा था। जन्नत को ऐसा लगा जैसे उसे कोई गलत फहमी हो रही है। उसने एक बार फिर से अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ा दिए। तभी उसके कानों में अर्जुन की आवाज़ गूंजी, जो गुस्से में अहान को घूरते हुए बोला, हर बार तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी अहान। तुम जन्नत को यहाँ से शेखावत मैंसन नहीं लेकर जा सकते हो, और पहले तो डिवोर्स पेपर में कहीं भी नहीं लिखा था कि डिवोर्स के लिए जन्नत को तुम्हारे साथ 3 महीने रहना पड़ेगा, तो अब अचानक से ये बात कहाँ से आ गई। अहान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शेखावत फैमिली के अच्छे दोस्त होकर भी आप ये बात नहीं जानते कि अगर शेखावत चाहे तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। मन्नत गुस्से से बोली, लेकिन ये कुछ भी यहाँ नहीं चलेगा अहान। तुमने डिवोर्स का फैसला लिया और जन्नत ने भी इस फैसले को सपोर्ट किया, तो हमने समझ लिया कि तुम दोनों का रिश्ता शायद किस्मत में लिखा ही नहीं था, इसलिए हमने भी इस डिवोर्स को माना। पर मुझे नहीं लगता कि डिवोर्स के लिए जन्नत का शेखावत मैंसन में रहना ज़रूरी है। वो यहाँ से शेखावत मैंसन नहीं जाएगी। डिवोर्स में अभी 3 महीने का वक्त है। 3 महीने बाद तुम आज़ाद हो जाओगे और जन्नत भी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अहान ने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले और गुस्से से बोला, मैं भी देखता हूँ कि आप लोग मुझे कैसे रोकते हैं। अगर आप लोगों ने जन्नत को मेरे साथ नहीं जाने दिया, या फिर जन्नत खुद मेरे साथ नहीं चली, तो मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं अपनी बात मनवाने के। उसकी बात सुनकर जन्नत हैरानी से उसे देख रही थी। तभी अर्जुन भी गुस्से से बोला, ओह रियली, तो बताओ मुझे क्या करोगे तुम। अभी वो बोल ही रहा था कि अहान ने अब अपने कोट से एक पेपर और निकाला और उसे अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अगर अब जन्नत मेरे साथ जाकर शेखावत मैंसन में नहीं रहती है तो डिलीवरी के बाद बच्चे पर सिर्फ मेरा हक होगा। जन्नत ना ही उसे देख पाएगी और ना ही कभी उससे मिल पाएगी। डिलीवरी होते ही मैं मेरा बेबी जन्नत से ले जाऊंगा, और इस पर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ये फैसला कोर्ट ने खुद लिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं इस रिलेशन को रखना चाहता हूँ, पर आप लोग जन्नत इस रिश्ते को नहीं रखना चाहती है। तो कोर्ट का फैसला मेरे फेवर में है। आप लोग डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी।
अर्जुन का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वहीं जन्नत भी हैरान थी कि अहान ऐसे कैसे कर सकता है। उसके पास जीने की सिर्फ एक ही उम्मीद थी और अब अहान उससे वो भी छीन रहा था। अहान एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, आप लोग जो भी फैसला लेंगे मुझे बता दीजिएगा, लेकिन फैसला थोड़ा जल्दी लीजिएगा। वो क्या है ना अहान, शेखावत को इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता, और कहीं ऐसा ना हो इस इंतज़ार की कीमत आपको और भी ज़्यादा महंगी चुकानी पड़े। ये बोलकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी जन्नत जल्दी से बोली, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ अहान। उसकी बात सुनकर अहान के चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल आ गई, लेकिन वो स्माइल कोई भी नहीं देख सकता था क्योंकि अहान का चेहरा दरवाजे की तरफ था। जन्नत उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, पता नहीं अहान आप कैसे इंसान हैं। आपने मुझसे डिवोर्स मांगा, मैंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए। पिछले 3 महीने से आप मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन मैंने कभी आपसे कुछ नहीं कहा, और अब मुझसे मेरा बच्चा भी छीनना चाहते हैं। इस चीज़ की उम्मीद मुझे आपसे नहीं थी, लेकिन आपने पहले कहा कुछ मेरी उम्मीद के मुताबिक किया है। लेकिन मैंने आपको डिवोर्स तो दे दिया, पर यह बच्चा आपको कभी नहीं दूंगी। ये बच्चा सिर्फ मेरा है और इस पर सिर्फ मेरा हक रहेगा। इसके लिए अगर मुझे 3 महीने आपके साथ रहना भी पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बोलते हुए वो अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ कर रही थी, और उसकी आंखों में आंसू देखकर अहान का मन कर रहा था कि अभी उसे अपनी बाहों में भर ले। जाने अनजाने में उसने जन्नत का दिल बहुत ज़्यादा दुखाया था और इस बात का रियलाइजेशन उसे हो चुका था। पर प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो जन्नत से सीधे सीधे अपने दिल की बात कहता तो जन्नत हज़ारों शिकायतें करती और कभी उसके साथ शेखावत मेंशन जाने के लिए रेडी नहीं होती। इसलिए अहान ने अब ये टेढ़ा रास्ता अपनाया था। वह मुस्कुराते हुए बोला, तो चले शेखावत मेंशन। जन्नत मुंह बनाते हुए बोली, मुझे अपने कपड़े पैक करने हैं। अहान ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, ज़रूरत ही नहीं है, वैसे भी मोटी होती जा रही हो, मेरे कपड़े पूरे आएंगे तुम्हें। ये बोलकर उसने जन्नत को अपनी गोद में उठा लिया। जन्नत एकदम से हैरान रह गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अहान की तरफ देख रही थी। वहीं अर्जुन और मन्नत भी अपनी जगह पर खड़े शॉक्ड रह गए थे। जैसे ही जन्नत ने अहान की बात सुनी वो हैरान रह गई। वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपने मुझे मोटी बोला। अहान तुरंत बोला, और मैं तुम्हें पतली बोलूं? अब पतली तो तुम कहीं से रही ही नहीं, दिन ब दिन मोटी होती जा रही हो। गाल देखो तुम्हारे, ऐसा लगता है जैसे तुमने अपने गालों में कुछ फंसा लिया हो। उसकी बात सुनकर जन्नत ने तुरंत अपने चेहरे पर अपना हाथ रख लिया और अपने गालों को हल्का हल्का दबाने लगी। अहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। जन्नत दोबारा गुस्से से बोली, मेरे साथ ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप एक बार फिर से मुझे परेशान कर रहे हैं ना। लेकिन आप मुझे जितना मर्जी परेशान कर लीजिए, ये बेबी मैं आपको नहीं दूंगी। 3 महीने रहना है ना मुझे आपके साथ, मैं आपके साथ 3 महीने जैसे तैसे काट लूँगी, पर ये बेबी मैं आपको दूंगी, ऐसा आप अपने ख्यालों में भी मत सोचिएगा। वो बोल ही रही थी और अहान उसे लेकर गाड़ी की तरफ आ गया था। जन्नत को जाते देख अर्जुन और मन्नत को भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जन्नत खुशी खुशी शेखावत मेंशन नहीं जा रही थी। अहान और जन्नत के बीच पिछले 3 महीनों में दूरियां और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और अब इस हालत में उसका शेखावत मेंशन जाना उन्हें अंदर ही अंदर डरा रहा था, क्योंकि अब इस वक्त जन्नत और भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। वो लोग अहान और जन्नत के पीछे पीछे दरवाजे तक आए। उन्होंने अहान की गाड़ी में जन्नत को बिठाते हुए देखा और फिर उसे सीट बेल्ट पहनाते हुए देखा, तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। अहान जब जब ठाकुर मेंशन आता था तो ऐसा लगता था जैसे उसे जन्नत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं, लेकिन आज उसकी हरकतों और उसकी आंखों में कुछ अलग ही वो दोनों महसूस कर सकते थे। मन्नत कुछ सोचते हुए बोली, मुझे लगता है हमें इन दोनों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। अर्जुन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, तुम सही कह रही हो, वैसे भी आजकल हमारे तीनों बच्चे ही कहाँ हमारी कुछ सुन रहे हैं।
ये बोलते हुए उसका इशारा अरनाथ की तरफ था और मन्नत उसकी बातें समझ रही थी। कुछ देर बाद अहान की गाड़ी शेखावत मैंसन पहुंची। आरजू अपने कमरे में थी। वो आजकल अपने कमरे से कम ही बाहर निकला करती थी। बाहर गार्डन में अति और जश्न दोनों बैठे थे। तभी उनकी नज़र पार्किंग एरिया में आकर रुकी हुई अहान की गाड़ी पर गई। अहान को वहां पर देखकर उन दोनों के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए, क्योंकि अहान पिछले 3 महीनों से शेखावत मेंशन नहीं आया था। वो 3 महीने से शेखावत फार्म हाउस में रह रहा था। जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खुला और जन्नत गाड़ी से बाहर निकली, जन्नत को वहां पर देखकर जश्न और अति दोनों के चेहरे की हैरानी अब और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसा कुछ उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वहीं बाहर निकलते ही जन्नत खुद ब खुद अंदर जाने को हुई, लेकिन अहान ने उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया। जन्नत हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब क्या हुआ? कहीं अब आपका फिर से मूड तो चेंज नहीं हो गया ना? अब एक बार फिर से मुझे वापस ठाकुर मैंसन जाने के लिए नहीं कहेंगे ना? देखिए, अगर ऐसा है तो अभी बता दीजिए। कहीं ऐसा ना हो मैं अंदर जाऊं, जाकर बेड पर बैठूं और आप एक बार फिर से बदल जाएं और मुझे घर से निकलने को कहें। अभी वो बोल ही रही थी कि अहान ने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। जन्नत गुस्से से बोली, ये बार बार बच्चों की तरह मुझे अपनी गोद में उठाना बंद कीजिए। अहान उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बच्चों की तरह नहीं उठाता हूँ, बच्ची ही हो इसलिए उठाता हूँ। ये बोलकर अब वो उसे अंदर ले गया। जशन और अति एक बार फिर से एक दूसरे की तरफ देखते ही रह गए। अति जशन की तरफ देखते हुए बोली, आपने भी अभी अभी वही देखा क्या जो मैंने देखा? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? जशन तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों ने वही देखा है जो अभी हमारे सामने हुआ। लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि आखिर ये हुआ कैसे? पिछले 3 महीने में मैंने अहान को कितनी बार जन्नत से पैचअप करने का क्या बोला है, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होता था। और अब अचानक से ना सिर्फ जन्नत बल्कि खुद अहान भी उसके साथ शेखावत मेंशन आया। दिस इज सो सरप्राइजिंग। अति हल्का सा मुस्कुराई और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब इस घर की खुशियां इस घर में वापस लौटने वाली हैं? ये बोलते हुए अचानक उसका चेहरा मायूस हो गया था, क्योंकि बेशक से अहान और जन्नत की ज़िंदगी में तो सब कुछ ठीक हो भी जाए, लेकिन प्याली उसकी ज़िंदगी में तो कभी कुछ ठीक हो ही नहीं सकता था। जसन उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है अब हमें पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अति हैरानी से बोली, कहना क्या चाहते हैं आप? जसन कुछ सोचते हुए बोला, मुझे लगता है हमें प्याली की दूसरी शादी कर देनी चाहिए। वो कब तक यूं ही खुद को अक्सर के इंतज़ार में अकेले रखेगी? उसे भी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। उसे नहीं तो किट्टू को तो एक बाप की ज़रूरत है ना। मुझे लगता है बेबी डॉल तुम्हें प्याली से बात करनी चाहिए। अति हैरानी से बोली, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कभी दूसरी शादी के लिए मानेगी। जसन कुछ सोचते हुए बोला, उसे मानना पड़ेगा। अगर वो सीधी तरह से नहीं मानेगी तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं प्याली को यूं ही घुट घुट कर रहते हुए नहीं देख सकता। शेखावत परिवार में आज तक किसी का प्यार अधूरा नहीं रहा, किसी की ज़िंदगी अधूरी नहीं रही, तो प्याली भी अधूरी ज़िंदगी नहीं जिएगी। अक्सर ना सही, कोई ना कोई तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा। ये सोचते हुए उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन, रेयान अमानत को लेकर राठौर मेंशन आ चुका था। अमानत ने पूरी तरह से मुंह बनाया हुआ था। आते ही उसकी नज़र तारा पर गई, जो उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा उठी थी, लेकिन अमानत ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया और सीधा अपने रूम की तरफ चली गई। तारा ने उसका मुंह बनते हुए देखा, खुद भी मुंह बना लिया। हालांकि वो पिछले 3 महीने से रेयान को देख रही थी कि अमानत के जाने के बाद रेयान कितना उदास रहने लगा है। रेयान भले ही तारा से कुछ कहता नहीं था, लेकिन उसके दिल की फीलिंग तारा समझ चुकी थी। जैसे उसे जन्नत के लिए रेयान का प्यार महसूस हुआ था, वैसे अब पिछले 3 महीनों से उसे ऐसे लग रहा था जैसे रेयान के दिल में अमानत के लिए फीलिंग्स हैं।
जिन्हें देखकर वो भी सोच रही थी कि वो जाकर अमानत से बात करे। लेकिन अमानत कितनी ज़िद्दी है वो ये बात भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए आज तक कभी वो ठाकुर मैंशन गई ही नहीं। वो तुरंत रेयान के पास आई और बोली, तुम ठाकुर मैंशन गए थे? रेयान मुंह बनाते हुए बोला, नहीं, अमेजॉन के स्टोर में गया था, वहीं से अमानत को लेकर आया हूँ। वहाँ पर 50% डिस्काउंट में मिल रही थी। उसकी बात सुनकर तारा मुंह बनाते हुए बोली, मुझसे मजाक कर रहे हो? रेयान मुस्कुराया और बोला, मैं तो मजाक ही कर रहा हूँ, लेकिन कहीं आप सीरियस होकर अमानत के पास मत चले जाना। मॉम प्लीज़, मैं बहुत मुश्किल से उसे यहाँ पर लेकर आया हूँ, अब आप उसे फिर से डांट मत दीजिएगा। तारा तुरंत बोली, नहीं, इस बार अब मैं उसे नहीं डांटूंगी। तो रेयान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, ओह अच्छा, और वो क्यों? तारा मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि पहले मुझे गलत फहमी थी कि तुम अमानत से प्यार नहीं करते, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि तुम अमानत से प्यार करते हो, इसलिए मैं उसे डांटूंगी नहीं, बल्कि उसे मनाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। उसकी बात सुनकर रेयान उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो जल्दी से बोला, ऐसा नहीं है मॉम, मैं उससे प्यार नहीं करता। तारा हंसी और बोली, वक्त भी कितना अजीब होता है ना। एक वक्त था जब मैं तुमसे कहती थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और तुम बार बार जिद करके यही कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और तुम आगे से मना कर रहे हो। पर मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लो रेयान, उस वक्त भी मैं सही थी, तुम अमानत से प्यार नहीं करते थे, और आज भी मैं सही हूँ, क्योंकि अब तुम अमानत से प्यार करते हो। बस तुम्हें अपना प्यार रियलाइज़ नहीं हुआ है, और बहुत जल्दी तुम्हें यह प्यार रियलाइज़ भी होगा। उसकी बात सुनकर अब रेयान कुछ बोल ही नहीं पाया। वो चुपचाप वहाँ से बाहर की तरफ चला गया और अपनी गाड़ी में बैठकर राठौर मैंसन से निकल गया, क्योंकि उसे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए अपने ऑफिस जाना था। वहीं अमानत गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। उसे रेयान के रूम में आने का इंतज़ार था, लेकिन जब काफ़ी देर तक रेयान रूम में नहीं आया तो वो हार कर बाहर की तरफ आई, जहां उसने रेयान को बाहर जाते हुए देखा था, और उसे बाहर जाते देख वो तुरंत बालकनी की तरफ आई। इतनी तेज़ी से चलने की वजह से उसकी सांसें फूल रही थी, लेकिन फिर भी रेयान को देखने के लिए वो बड़ी स्पीड में भागते हुए बालकनी की तरफ आई थी। जब उसने गाड़ी में रेयान को बैठकर राठौर मैंसन से जाते हुए देखा तो उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, मैं यहाँ पर हूँ और तुम मुझे छोड़कर कहीं और जा रहे हो। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं कहाँ जा रहे हो तुम। पक्का ठाकुर मैंसन से बाहर जा रहे होंगे। वैसे भी तुम्हारा वक्त हो गया ना वहाँ पर जाने का। वहाँ जन्नत जो है, मैं रोज़ देखती थी कि तुम उसे इसी वक्त देखने के लिए ठाकुर मैंसन की तरफ आते हो, पर कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक गलत फहमी थी कि तुम शायद मेरे लिए आते हो, लेकिन आज वो गलत फहमी भी टूट गई। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सौभाग्य आश्रम, एक लड़की आश्रम से बाहर निकली और बाहर जाकर ऑटो में बैठी। उसने ऑटो वाले को केक एंड बेकरी चलने के लिए कहा। जैसे ही वो ऑटो आगे की तरफ बढ़ा, उसके पीछे पीछे एक कार चलने लगी। उस कार में कोई और नहीं अरनाथ बैठा था, जिसकी नज़रें ऑटो पर टिकी हुई थी। जहाँ जहाँ वो ऑटो जाता वहाँ अरनाथ भी अपनी गाड़ी टर्न कर लेता। कुछ देर बाद वो ऑटो केक एंड बेकरी के बाहर आकर रुका, और उसमें से मीठी बाहर निकलकर ऑटो वाले को पैसे देने के बाद बेकरी के अंदर आई और जाकर अपना काम करने लगी। तभी बेकरी का दरवाज़ा एक बार फिर से खुला और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर अरनाथ अंदर की तरफ आया। मीठी को जैसे ही महसूस हुआ कि अरनाथ उसके आसपास है, क्योंकि अरनाथ के परफ्यूम की स्मेल बहुत अलग थी। वो जब भी उसके आसपास होता तो वो उसे महसूस कर लेती थी। उसकी नज़रें तुरंत दरवाजे की तरफ उठ गई और वहाँ से अरनाथ को आते देख अगले ही पल उसने अपनी नज़रें झुका ली और वहाँ से साइड हटते हुए दूसरी लड़की से बोली, तुम कस्टमर को संभाल लेना, मैं एक बार अंदर की तरफ जा रही हूँ। मीठी की बात सुनकर वो लड़की हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो लड़की वैशाली थी, जो मीठी के साथ ही उस बेकरी में जॉब करती थी। वो मीठी की तरफ देखते हुए बोली,
यार हर बार जब भी ये कस्टमर आता है तो तुम अंदर क्यों चली जाती हो? अभी वो बोल ही रही थी कि अरनाथ काउंटर पर आकर बोला, मुझे एक केक बनवाना है, हार्ट शेप रेड वेलवेट केक। जैसे ही अरनाथ का ऑर्डर सुना, उसके कदम जो किचन की तरफ बढ़ चुके थे वो अचानक से रुक गए। वैशाली अरनाथ की तरफ देखते हुए बोली, ओके सर, मैं रेडी करवा देती हूँ। अगर उस पर कुछ लिखवाना है तो आप मुझे बता दीजिए। अरनाथ मुस्कुराते हुए बोला, हाँ उस पर विल यू मैरी मी लिखवाना है। एक्चुअली मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा हूँ, तो बस इसलिए मुझे ये केक चाहिए। ये बोलते हुए उसकी नज़रें मीठी पर थी और उसकी बात सुनकर मीठी की आंखों में आंसू आने लगे। उसने जल्दी से खुद को संभाला और अंदर चली गई। वैशाली अरनाथ की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे ये बता दीजिए सर कि केक आप खुद पिक करने आएंगे या फिर हमें डिलीवर करवाना होगा? अगर डिलीवर करवाना है तो आप प्लीज़ मुझे एड्रेस दे दीजिए। अरनाथ एक बार फिर से मुस्कुराया और बोला, केक डिलीवर करवाना है और ये स्पेशल डिलीवरी होगी। बाकी के इंस्ट्रक्शंस आपको आपके बॉस दे देंगे। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया और वैशाली हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो जाते हुए अरनाथ को देखकर बोली, एक एड्रेस ही तो बताना था, अगर खुद से बताकर चला जाता तो क्या ही हो जाता? बॉस क्यों एड्रेस बताएंगे? अभी वो ये बोल ही रही थी कि सामने काउंटर पर रखा हुआ फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन रिसीव किया तो सामने से उसके बॉस का ही कॉल था। वो जैसे ही हेलो बोली, उसके बॉस ने सामने से कहा, अभी अभी तुम्हारे पास एक ऑर्डर आया होगा, उसे मीठी को डिलीवर करने के लिए कहना। एड्रेस मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ। और हाँ, ध्यान रहे ये केक मीठी ही डिलीवर करेगी, कोई और नहीं। अपने बॉस की बात सुनकर वैशाली की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद कुछ सोचते हुए बोली, मीठी इस कस्टमर से डील नहीं करना चाहती और ये कस्टमर चाहता है कि मीठी भी इसका केक डिलीवर करे। आखिर ये सब चल क्या रहा है? ये बोलते हुए उसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। अरनाथ आकर अपनी गाड़ी में बैठा और कुछ सोचते हुए बोला, तुम कब तक मुझसे भागने की कोशिश करोगी मीठी? मुझसे दूर जाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब मैं खुद तुम्हें अपने से दूर भेजूंगा, वो भी बहुत अच्छी तरह से। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर इंटेंस एक्सप्रेशन थे। वहीं मीठी किचन में अपना काम कर रही थी। वैशाली उसके पास आई और बोली, तुम ये सब छोड़ो, पहले डिलीवरी की तैयारी करो क्योंकि तुम्हें स्पेशल ऑर्डर डिलीवर करने जाना है। मीठी हैरानी से बोली, कैसा ऑर्डर? वैशाली उसे ऑर्डर के बारे में बताने लगी, लेकिन फिर अचानक से वो चुप हो गई। वो मन ही मन सोचते हुए बोली, अगर मैंने इसे ऑर्डर के बारे में बता दिया तो ये मना कर देगी, और अगर ये मना कर देगी तो बॉस की डांट मुझे सुननी पड़ेगी। नहीं, मैं इसे कुछ बताऊंगी नहीं। मीठी एक बार फिर से बोली, बताओ ना वैशाली, कैसी स्पेशल डिलीवरी? वैशाली उसकी तरफ देखती रही।